हाय दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले पहले चैप्टर का ये तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम कूलाम नियम के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, एक समान आवेश के दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगाते हैं। इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम करने पर बल 18 न्यूटन हो जाता है। तो प्रारंभिक दूरी तथा आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना प्रारंभिक जो दूरी होगी वो x मीटर है और परिमाण जो है आवेशों का वो q है, क्योंकि दोनों का इक्वल है इसीलिए q इज इक्वल q हो जाएगा। कूलाम्स नियम से हम पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ा है कूलाम नियम, F इज इक्वल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F की वैल्यू दी गई है 2, K Q और Q दोनों इक्वल है इसलिए हो जाएगा Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। इसके बाद यदि दूरी 0.5 मीटर कम की जाए तो दूरी कितनी हो जाएगी x माइनस 0.5 मीटर। तब बल लगता है 18 न्यूटन, के क्यू स्क्वायर बाई दूरी हो जाएगी x माइनस 0.5 स्क्वायर। सॉरी ये r नहीं है, x था, x स्क्वायर। इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से 2 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई के क्यू स्क्वायर बाई एक्स माइनस 0.5 स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से इसको डिवाइड करोगे 1/9। ये हो गया 1/9 इज इक्वल 1/x स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर पहुंच जाएगा x माइनस 0.5 स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 1/3 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x माइनस 0.5 डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगी होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/3 इज इक्वल एक्स माइनस 0.5 x की मल्टीप्लाई कराई जाए तो x इज इक्वल 3x माइनस 0.5 माइनस इधर ले जाएंगे तो माइनस 2x इज इक्वल माइनस 0.5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल 0.5 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं की, यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी गलती कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करानी थी, होना था 1.5। इसको माइनस करोगे 2x इज इक्वल माइनस 1.5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 0.75 मीटर। प्रारंभिक दूरी 0.5 मीटर। ये वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में 2 इज इक्वल के की वैल्यू पुट कर देते हैं 9 इंटू 10⁹, क्यों की वैल्यू हमारे पास है 0.75 स्क्वायर हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास है x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी मान ही उल्टे रख दिए, Q की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू हमारे पास है 0.75 स्क्वायर। मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके साथ कराओगे 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0.75 स्क्वायर डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 10⁹ इज इक्वल क्यू स्क्वायर।
इधर स्क्वायर बनाना है हमें। इसको स्क्वायर बनाने के लिए पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan से 1.0, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 0.75 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई tan टू की पावर 10 इज इक्वल क्यू स्क्वायर। अब रूट निकाल लोगे तो क्यू इज इक्वल हो जाएगा 20 का रूट 20 अंडर रूट यदि ये जाता है तो इसको लिख सकते हो 4.5। अगर ये आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी के अंडर रूट निकालने सिखा दिए जाएंगे। इसकी वैल्यू होती है 4.5 समथिंग इज इक्वल, यहाँ से वर्ग हट जाएगा 0.75 इज इक्वल 3 का अंडर रूट 9 का अंडर रूट होता है 3 और tan टू की पावर 10 का अंडर रूट होता है tan टू की पावर 5। यदि इसको आगे सोल्व किया जाए, इसको आगे सोल्व किया जाए तो क्यू की वैल्यू होगी यहाँ से, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1.5 इसे कैंसिल करोगे मल्टीप्लाई 0.75 इंटू tan टू की पावर ऊपर जाएगी tan टू की पावर -5 और इसकी मल्टीप्लाई यदि आप करा लोगे तो 15 5 जा 15 5 75, 7 हासिल, 15 6 90, 15 7 105 और 7 112 मल्टीप्लाई tan टू की पावर -5.123 1 पॉइंट आंसर आ गया आपका 1.125 इंटू tan टू की पावर -5 कूलाम। तो परिमाण कितना है, tan टू की पावर 1.125 इंटू tan टू की पावर -5 कूलाम। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस तरीके के आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो आप वीडियो रोक कर इसे नोट कर सकते हो। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद आप हेडिंग लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में अंतर, दोनों में कितना अंतर है और क्या अंतर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में अंतर, क्या अंतर है दोनों में। तो एक साइड आप लिख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और सेकंड और आप लिख लीजिए वैद्युत बल, वैद्युत बल। तो इसमें फर्स्ट हम लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है। जबकि वैद्युत बल क्या है, वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, आवेशों के बीच लगने वाला बल है। नंबर 1 पॉइंट आप समझ चुके होंगे, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो दो द्रव्यमानों के बीच लगता है और जो वैद्युत बल है वो दो आवेशों के बीच लगता है। नंबर 2 में आप लिख सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। देखो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है,
और कोई भी वस्तु आप ऊपर डालोगे तो वो नीचे की ओर आनी ही है, गुरुत्वाकर्षण बल सेम लगेगा उस पर। लेकिन वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। इसका हम एक क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं कि पानी में रखने पर बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, धातु में रखने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 3 आप इसमें लिख सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत छोटी दूरी तथा बहुत बड़ी दूरियों पर लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत छोटी व बड़ी दोनों दूरियों पर लगता है, दोनों दूरियों पर लगता है। जबकि छोड़ सकते हो कोई, जबकि वैद्युत बल बहुत छोटी दूरियों पर नहीं लगता। वैद्युत बल बहुत छोटी, जैसे 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटी दूरियों पर नहीं लगता। बहुत कम दूरी होने पर वैद्युत बल नहीं लगेगा। कितनी कम? 10⁻⁻15 मीटर। तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर करता है, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बहुत छोटी दूरियों पर लगता है, वैद्युत बल बहुत छोटी दूरियों पर नहीं लगता। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल है, जबकि वैद्युत बल एक परबल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल है, दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि कोई भी दो वस्तु आपस में मिल जाए। उनके बीच जो फोर्स लगता है वो क्या है, एक बहुत ही दुर्बल बल है। लेकिन वैद्युत बल एक परबल बल होता है, जैसे कि आपने वेल्ड वगैरह में देखा होगा, वेल्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो वैद्युत बल एक परबल बल है। तो ये 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, आप इसे नोट कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। तो आप नोट कीजिए इसे, या वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हेडिंग डालिए आप, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमें पता है कोई भी आवेश, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, इससे क्या होगा, कोई इसका एरिया होगा, इससे कुछ तरंगे या कुछ भी निकल रही होगी, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होगी। तो जहाँ तक इसका प्रभाव होगा, जहाँ तक किसी अन्य आवेश को लाने पर उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हो, तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, जैसे कि ये दर्शाई गई हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होंगी, क्योंकि वास्तविक तो नहीं होती है, देख नहीं पाते हैं ना, तो ये काल्पनिक रेखाएं कहलाती है यहाँ पे, जिनकी हम कल्पना ही कर सकते हैं बस। तो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो निष्कोणीय होती है। निष्कोणीय मतलब आपस में कभी नहीं काटती, जिनके बीच कोई एंगल नहीं बनता, ये इसकी सतह से 90 डिग्री कोण बनाकर चलती है, यानी कि इसके लंबवत होती है। तो इसमें क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में लिख सकते हो, वैद्युत बल रेखाओं में, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई
वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो निष्कोणीय होती है, अर्थात जो कोई कोण नहीं बनाती, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। इसके बाद इसमें आप कुछ फिगर बना सकते हैं। प्लस क्यू आवेश से ये रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी, प्लस क्यू आवेश से ये रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, जबकि माइनस क्यू आवेश के ये रेखाएं अंदर की ओर आती है। प्लस क्यू आवेश से ये रेखाएं बाहर की ओर, जबकि माइनस क्यू आवेश से ये रेखाएं अंदर की ओर आती है। माइनस क्यू आवेश में ये आएगी अंदर की ओर और प्लस क्यू आवेश से ये आती है बाहर की ओर। सॉरी, ये बाय मिस्टेक गलती कर दी, बाहर की ओर एरो का निशान। माइनस क्यू आवेश के ये अंदर की ओर आती है, माइनस क्यू आवेश इसको कहता है कि आओ, और प्लस क्यू आवेश कहता है जाओ। इसके बाद यदि इन दोनों का फिगर एक साथ बना दिया जाए, माइनस क्यू आवेश से निकलेगी, प्लस क्यू आवेश से निकलेगी, माइनस क्यू आवेश की ओर चलेगी, तो यहाँ से इस तरीके से इससे निकलेगी, तो एरो का निशान ऐसे लगेगा। और इसके अंदर की ओर आएगी तो एरो का निशान ऐसे लगाओगे आप अंदर की ओर। तो ये है वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो आप हेडिंग डाल सकते हो इसमें गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में आप लिख सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट में आप डालकर लिख सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। सेकंड में आप लिख सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से चलती है और ऋणात्मक की ओर चलती है। वैद्युत बल रेखाएं सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि धनात्मक से चलती है और ऋणात्मक की ओर चलती है। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती है। तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं खुले व बंद दोनों प्रकार के वक्र बनाती है। वैद्युत बल रेखाएं खुले व बंद दोनों प्रकार के वक्र बनाती है। तो इतना आप इसमें 4 पॉइंट लिख सकते हो वैद्युत बल रेखाओं के। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पॉज करके या रिवर्स करके बैक करके आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझते हैं तीव्रता क्या है। तीव्रता जो होती है, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, उसका कुछ एरिया होगा, यहाँ तक का कोई एरिया है, और यहाँ पे किसी अन्य आवेश को ला जाए, किसी परीक्षण आवेश को यहाँ इसके एरिया में यानी कि इसके क्षेत्र में ला जाए। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश को लेंगे, उसके क्षेत्र में लेके आएंगे, तो इसके कारण इस पर कोई बल लगेगा। इस आवेश के कारण इस आवेश पर कोई बल लगेगा जो F होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी कि E = F/Q0। अगर यहाँ से हम इसकी परिभाषा बनाए और Q0 की वैल्यू 1 पुट करें तो E = होगा F। यहाँ से परिभाषा निकलती है कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमें यह बताती है कि इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा। ये हमें कौन बताता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप इसमें लिख सकते हैं तीव्रता में कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला होता है E इज इक्वल F बाई क्यू नोट, जहाँ क्यू नोट परीक्षण आवेश है, F लगाया गया बल है और E वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसका मात्रक आप यहाँ से लिख सकते हो सेकंड पॉइंट में, मात्रक, इसका जो मात्रक होगा F का मात्रक न्यूटन होता है और Q होता है कूलाम, तो मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम। इसकी विमा लिख लेते हैं, इसकी जो विमा होगी न्यूटन यानी कि बल की विमा होती है MLT-2 और Q की विमा होती है AT, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो इसकी विमा हो जाएगी MLT-3A-1। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा कितनी हो गई? MLT-3A-1। और ये क्या है? सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर। इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें, और जो भी आपको इसमें थोड़ी कमी वगैरह नज़र आ रही होगी तो वो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उन कमियों को दूर कर सकें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ चैनल